हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पाठ्यक्रम के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने पाठ्यक्रम के अर्थ के बारे में जाना और जो है पाठ्यक्रम के आधार के बारे में जाना कि किन किन आधारों पे जो है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो आज हम हिंदी शिक्षा के अंतर्गत जो है पाठ्यक्रम के महत्व के बारे में और इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की जाती है इसके बारे में जो है पढ़ेंगे। तो आइए एक बार ऊपरी तौर पर देखते हैं कि पाठ्यक्रम होता क्या है। निष्कर्ष के आधार पर पाठ्यक्रम का शिक्षण व्यवस्था के संचालन और शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति में महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी आवश्यकता इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होती है। अच्छे कर्म शिक्षा दर्शन पर आधारित होता है। शिक्षा प्रदान करने के कार्य को संपन्न करने में सर्वाधिक महत्व पाठ्यक्रम का है। पाठ्यक्रम के आधार पर जो है हम एक कक्षा में ये निर्धारण कर सकते हैं कि किस कक्षा को क्या पढ़ाया जाना है, ताकि अध्यापक जो हैं अपने विषय से संबंधित जो है भटके ना और विद्यार्थियों में भी जो है कोई भ्रम पैदा ना हो अपने विषय को लेकर। तो प्रत्येक कक्षा के लिए, प्रत्येक स्तर के लिए विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, जिसका पालन या अनुसरण जो है पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में एक समान रूप से समान समय में किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं हिंदी शिक्षण में पाठ्यक्रम की आवश्यकता या फिर महत्व। क्यों इसकी आवश्यकता है, किन किन आधारों पर जो इनकी आवश्यकता महसूस की गई है और इसके क्या महत्व है पाठ्यक्रम के हिंदी शिक्षण में। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले है शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित होती है। पाठ्यक्रम के आधार पर ही शिक्षक ये जान पाता है कि उसे किस कक्षा में जाकर क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, किस विधि के द्वारा पढ़ाना है। पाठ्यक्रम को आधार बनाकर वह शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है और पाठ्यक्रम के बिना उसके सारे प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध होते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित होती है किसके आधार पर? पाठ्यक्रम के आधार पर, क्योंकि एक शिक्षक और एक विद्यार्थी जागरूक होता है किससे संबंधित? अपने पाठ्यक्रम से संबंधित। उसके संबंध में जो वो जागरूक होता है कि उसने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था और अगली कक्षा में वह क्या पढ़ेगा। और शिक्षक को भी ये भली भांति आभास होता है कि उसे किन विषयों के अतिरिक्त जो है विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाना है। तो वह जो है निर्धारण करता है और शिक्षा की प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है कि शिक्षा जो है ना तो ज़्यादा उनकी मानसिक स्तर और कक्षा के स्तर के आधार पर ना तो ज़्यादा दी जाए और ना ही कम दी जाए। तो ये उस व्यवस्था को, उस स्थिति को जो है व्यवस्थित करता है। अगला है आपका निर्धारित लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति संभव। पाठ्यक्रम के द्वारा ही शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। पाठ्यक्रम ही इन लक्ष्यों की प्राप्ति कराता है और शिक्षक इन लक्ष्यों को सामने रखकर जो है शिक्षण प्रदान करता है। जब भी पाठ्यक्रम जो है निर्धारित किया जाता है, जैसे आप कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो हम अपने उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करके आते हैं कि आज मैं ये इस विषय में पढ़ाऊंगी और बच्चे जो हैं इस विषय को समझने में, इस विषय की व्याख्या कर पाने में जो है कक्षा या हमारी लेक्चर के अंत में जो है वो सक्षम होंगे, उन्हें समझ आएगा। तो ये लक्ष्य और उद्देश्य जो है इनका निर्धारण हम करते हैं। और अगर हम हिंदी शिक्षण में बात करें तो ये निर्धारण जो है संभव हो पाता है किसके द्वारा? पाठ्यक्रम के द्वारा। या फिर इन लक्ष्यों और उद्देश्यों को संभव बनाने के लिए, इनकी प्राप्ति को संभव बनाने के लिए किसकी आवश्यकता महसूस की जाती है? पाठ्यक्रम की। जब हमें ये पता चलता है कि कोई निर्धारित पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो हम उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। यदि हमारे सामने कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है तो हमें ये पता नहीं चल पाता कि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। जब हमारे पास निर्धारित पाठ्यक्रम होगा और हमें लगेगा कि ये पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति जो है नहीं कर पा रहा है,
तत्पश्चात ही हम जो है उस पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके स्तर को या बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन जब पाठ्यक्रम आपका पूर्व निर्धारित ही नहीं है तो हम किस में परिवर्तन कर सकते हैं? तो हमारे लिए कहाँ से शुरुआत करनी है, इस प्रश्न का हल ढूंढना जो है मुश्किल हो जाता है। अगला है आपका नियमित शिक्षण के लिए ज़रूरी। जो भी आपका नियमित शिक्षण है उसके लिए ज़रूरी होता है पाठ्यक्रम। यदि शिक्षक को पाठ्यक्रम की जानकारी नहीं होगी तो वह बच्चों को व्यवस्थित ढंग से नहीं पढ़ा सकता। यदि उसे पाठ्यक्रम की जानकारी होती है तो वह उसे मासिक, साप्ताहिक या दैनिक इकाइयों में विभक्त कर लेता है और समय पर अपना शिक्षण कार्य पूरा कर देता है। वह जो है अपने पाठ्यक्रम की समाप्ति के लिए जो है एक व्यवस्था करता है, एक समय सारणी बनाता है कि मैं अपने इस विषय को या इस इकाई को इतने दिनों में, इतने सप्ताह में या मासिक में, इतने महीने में जो है ख़त्म कर दूंगा। और मैं अपने पाठ्यक्रम को ख़त्म करके जो है इसके बाद बच्चों के जो है टेस्ट लेने शुरू करेंगे। तो ये किसके आधार पर कर पाना संभव हो पाता है? पाठ्यक्रम के आधार पर। पाठ्यक्रम समय पर शिक्षण कार्य को समाप्त करने में सहायक सिद्ध होता है। पाठ्यक्रम के द्वारा जो है हम निर्धारण करते हैं कि हमें अपने पाठ्यक्रम को कितने समय में समाप्त करना है, या हम उसका विभाजन करते हैं और जो है हम कार्य शिक्षण को समाप्त करने में सहायक सिद्ध हो पाता है। किसके द्वारा? पाठ्यक्रम के द्वारा। विधियों के चुनाव में उपयोगी। जो भी विधियां हैं उनके चुनाव में उपयोगी होता है, क्योंकि पाठ्यक्रम जो है वो जो है सभी कक्षाओं के लिए निर्धारित होता है कि इस कक्षा का पाठ्यक्रम ये होगा, इसके बाहर या इसके अतिरिक्त जो है नहीं पढ़ाया जाएगा, और इस कक्षा के लिए का पाठ्यक्रम जो है ये होगा। तो पाठ्यक्रम के आधार पर ही शिक्षक ये निर्णय कर सकता है कि किस कक्षा में वाचन करवाना है, किस कक्षा में लेखन कार्य करवाना है, तथा किस कक्षा में व्याकरण पढ़ाना है। पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय सामग्री के अनुसार ही वह शिक्षण विधि का चयन करता है। ठीक है, छोटे बच्चे हैं तो उनको पढ़ाना है, दोहराई करवानी है, या अपने पीछे पीछे बुलवाना है, या ब्लैक बोर्ड पर लिख कर, या उनकी उत्तर पुस्तिका में लिखकर या संकेतों के द्वारा उन्हें सिखाना है। इन सब विधियों का चुनाव हम किसके आधार पर करते हैं? पाठ्यक्रम के आधार पर। क्योंकि पाठ्यक्रम निर्माण में मनोवैज्ञानिक आधार के बारे में हमने बात की थी। मनोवैज्ञानिक आधार पर जो है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। छोटे बच्चों के लिए वो कुछ अलग होगा और बड़े बच्चों के लिए, बड़ी कक्षाओं के लिए जो है अलग होगा। अगला है आपका समय एवं शक्ति का सदुपयोग। जब आपके लक्ष्य निर्धारित हैं, उद्देश्य निर्धारित हैं, आपका पूर्व निर्धारित आपका जो है पाठ्यक्रम है, तो क्या होता है कि पाठ्यक्रम निश्चित होता है तो विद्यार्थी को पता चल जाता है कि उसे क्या सीखना है, और शिक्षक को भी भली भांति पता होता है कि उसे क्या पढ़ाना है। इससे शिक्षा की प्रक्रिया सुनियोजित ढंग से चलती है। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के समय और शक्ति की बचत होती है। ठीक है, वो अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पढ़ाते हैं, उससे बाहर का या उसके अलावा नहीं पढ़ाते हैं, और समय पर उसकी समाप्ति भी होती है। ना तो विद्यार्थियों में कोई भ्रम पैदा होता है या वो भटकते हैं अपने विषयों से संबंधित, और ना ही अध्यापक जो है अपने पाठ्यक्रम या अपनी कक्षा से संबंधित जो है भटकता है या उसमें कोई भ्रम पैदा होता है। तो इसके कारण क्या होता है? उनकी समय और शक्ति, उनके मतलब विद्यार्थी और अध्यापक दोनों के ही समय की भी बचत होती है और शक्ति की भी बचत होती है। अगला है शिक्षा के स्तर में समानता। शिक्षा के स्तर में समानता। प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यक्रम निश्चित कर दिया जाए तो पूरे राज्य अथवा राष्ट्र में शिक्षा का स्तर समान रहता है। ठीक है, इस बात को जो है एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। जैसे हम भली भांति जानते हैं कि शिक्षा के प्रसार में निजी अथवा सरकारी अनेक संस्थाएं सक्रिय हैं। अनेक संस्थाओं के द्वारा जो शिक्षण कार्य है वो किया जाता है, शिक्षण जो है प्रदान किया जाता है। लेकिन कुछ निजी संस्थानों के विशिष्ट प्रयोजन होते हैं। पाठ्यक्रम के अभाव में वे मनमानी कर सकते हैं। यदि निश्चित पाठ्यक्रम होगा तो शिक्षा का स्तर समान होगा और सभी विद्यार्थी जो हैं एक समान रूप से समान शिक्षा समान कक्षा में ग्रहण करने
के लिए जो है अग्रसर होंगे। अगर पाठ्यक्रम का निर्धारण नहीं होगा तो जो शिक्षा का निजीकरण किया गया है उसके अंतर्गत जो निजी संस्थाएं हैं जो सक्रिय रूप से इसमें भाग ले रही है शिक्षण कार्य में, तो वो क्या करते हैं अपने पाठ्यक्रम के में जो है मनमानी करते हैं। वे मनचाहे विषय जोड़ सकते हैं या मनचाही जो है क्रियाएं उनमें जोड़ देते हैं जो पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं होती हैं। ऐसा कब संभव है? ऐसा तब संभव है जब पाठ्यक्रम का अभाव हो। लेकिन जब पाठ्यक्रम का पूर्व निर्धारण किया गया है, वह पहले से ही उसके लक्ष्य और उद्देश्य जो है निर्धारित किए गए हैं, तो शिक्षा के संस्थान निजी स्तर पर बात करें या सरकारी स्तर पर बात करें, तो इसमें जो है किसी भी प्रकार की मनमानी नहीं हो सकती। तो वह जो भी क्रियाएं, जो भी शिक्षण कार्य होगा वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत और पाठ्यक्रम से संबंधित ही करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अभिभावकों के सहयोग के लिए आवश्यक। पाठ्यक्रम की जानकारी केवल शिक्षक को ही नहीं बल्कि अभिभावकों को भी हो जाती है। क्यों? किसके द्वारा? पाठ्यक्रम के द्वारा, आपकी पुस्तकों के द्वारा, आपके पाठ्यक्रम के द्वारा, आपके करिकुलम के द्वारा। उन्हें भी पता चल जाता है कि उनके बच्चों को क्या पढ़ा, बच्चों ने क्या पढ़ा है, उनकी कितनी प्रगति हुई है, किस विषय में उनका बच्चा कमज़ोर है, किस विषय में उनका बच्चा तेज़ है, किन चीज़ों को वह तेज़ी से सीखता है और किन विषयों के प्रति उसका रुझान जो है कम है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अभिभावक आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक से संपर्क करते हैं। इस प्रकार पाठ्यक्रम शिक्षकों, अभिभावकों तथा बच्चों तीनों के लिए जो है अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होता है। क्योंकि जब एक शिक्षक को पता है कि मुझे क्या पढ़ाना है और जब बच्चे को पता है कि मुझे क्या पढ़ना है, और जब अभिभावकों को पता है कि हमारे बच्चे को किस कक्षा में, किस विशेष कक्षा स्तर में क्या पढ़ना है, तो तीनों जो हैं, तीनों अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए जो है पाठ्यक्रम जो है महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। इसकी आवश्यकता महसूस की जाती है। अगला है उचित मार्गदर्शन। पाठ्यक्रम न केवल शिक्षकों का मार्गदर्शन करता है अपितु विद्यार्थियों का भी मार्गदर्शन करता है। शिक्षक भी विद्यार्थियों की कमजोरी को जानकर समय समय पर मार्गदर्शन देता है। पाठ्यक्रम से जो है वो शिक्षक को भी रास्ता दिखाता है कि उसे क्या पढ़ाना है, और छात्रों को विद्यार्थियों को भी ज्ञान होता है कि उन्हें क्या पढ़ना है। और पाठ्यक्रम के आधार पर ही जो है शिक्षक जो है विद्यार्थी का मार्गदर्शन करते हैं। और जब वे अपने पाठ्यक्रम के अतिरिक्त भटक जाते हैं या अतिरिक्त विषयों को चुनते हैं, तो उस स्थिति में जो है अध्यापक, शिक्षक जो है विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं। किसकी सहायता से? पाठ्यक्रम की सहायता से। अगला है संतुलन बनाए रखने में सहायक। संतुलन बनाए रखने में सहायक कैसे है? आइए इस पे चर्चा करते हैं। भाषा शिक्षण में उच्चारण, वाचन, व्याकरण, लेखन, गद्य, पद्य, उपन्यास, नाटक ऐसे अनेक विधाओं का समावेश है। किसमें? हिंदी शिक्षण में। तो शिक्षक इन सभी विधाओं को पढ़ता है। यदि एक आदर्श पाठ्यक्रम इन सभी में संतुलन स्थापित करता है तो उसके आधार पर ही निश्चित किया जाएगा कि कौन सी विधा कौन सी कक्षा में पढ़ाई जानी चाहिए। अब देखिए, हिंदी व्याकरण में, हिंदी शिक्षण में तो बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे हमने बात की वाचन की, लेखन की, गद्य पद्य, उपन्यास, नाटक, कविताओं की बात की। लेकिन इसका भी तो निर्धारण किया जाना चाहिए कि कौन सी कक्षा में कौन सी विधाएं पढ़ाई जानी चाहिए और किस विधि के द्वारा, किस विधि का चयन करके जो है पढ़ाया जाना चाहिए। शुरुआती तौर पर, आरंभिक तौर पर जो है हमेशा शिक्षण में यही ध्यान रखा जाता है कि छात्रों को सरल से कठिन की ओर इस विधि के द्वारा जो है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इस विधि के द्वारा जो है ज्ञान अर्जन करने में उनका मार्गदर्शन किया जाए। और संतुलन बनाए रखने के लिए जो है इसका निर्धारण किया जाता है कि कौन सी कक्षा में कौन सी विधाओं का, हिंदी शिक्षण की कौन सी विधाओं का ज्ञान देना है और किस विधि के द्वारा देना है। तो ये संतुलन बनाए रखता है, और ये संतुलन किसके द्वारा संभव हो पाता है? पाठ्यक्रम के द्वारा। अगला है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आवश्यक। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी पाठ्यक्रम आवश्यक है, और हमने इसके पाठ्यक्रम निर्माण के आधार में भी मनोवैज्ञानिक
आधार के बारे में जो है विस्तृत रूप से व्याख्या की थी, चर्चा की थी इस पे। तो प्राय मानव उन्हीं क्रियाओं में रुचि लेता है, वही कार्य करता है जिससे उसकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। पाठ्यक्रम इसी मनोवैज्ञानिकता को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। बच्चे पाठ्यक्रम को बड़ी रुचि के साथ पढ़ते हैं और सफलता पा लेने पर उत्साहित होकर जो है आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र निर्माण में सहायक। यदि कक्षा का पाठ्यक्रम निश्चित हो तो अध्यापक बड़ी आसानी से प्रश्न पत्र बना सकता है, प्रश्न पत्रों का निर्माण कर सकता है। परंतु यदि इसके विपरीत पाठ्यक्रम निश्चित ना हो तो प्रश्न पत्र बनाना कठिन होता है। पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना विद्यार्थी के लिए आसान होता है और शिक्षक भी विद्यार्थियों के उत्तर को सही प्रकार से जांच सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, अगर आपका पाठ्यक्रम निर्धारित है तो उन पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो विषय वस्तु है उनके आधार पर जो है कक्षा विशेष के लिए प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाता है। उनके पेपरों के लिए जो है, उनके टेस्ट के लिए प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाता है और पाठ्यक्रम की सुविधा होने पर ही जो है छात्रों को, विद्यार्थियों को इस बात का ज्ञान होता है कि उन्होंने किस प्रश्न के अंतर्गत अपने पाठ्यक्रम, अपने कक्षा के अनुसार जो है, स्तर के अनुसार जो है किस प्रकार से अपने उत्तर को प्रस्तुत करना है या अपने उत्तर में ऐसे कौन कौन से विषयों का समावेश करना है। तो इन सब चीज़ों में प्रश्न पत्र निर्माण में भी और प्रश्नों के उत्तर देने में भी जो है पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान रहता है या पाठ्यक्रम सहायक सिद्ध होता है। फिर है आपका पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सहायक। पाठ्य पुस्तक के निर्माण में जो है पाठ्यक्रम का विशेष महत्व रहता है इसके निर्माण में। कैसे? कक्षा विशेष का पाठ्यक्रम निश्चित होगा तो लेखक आसानी से पाठ्य पुस्तक तैयार कर सकेगा। ठीक है, जब लेखक को पता है कि किस कक्षा विशेष के लिए क्या पाठ्यक्रम है, तभी वो उस कक्षा विशेष के लिए पुस्तकों का निर्माण कर पाने में सक्षम हो पाएगा और वो अतिरिक्त विषयों का, सामग्रियों का समावेश नहीं करेगा, जिससे कि विद्यार्थियों के, छात्र की और लेखक के स्वयं की समय और शक्ति की, श्रम की बचत होगी। लेकिन जहाँ कहीं पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है वहाँ पाठ्यक्रमों का अभाव होता है, जिससे भाषा शिक्षण अनियंत्रित एवं अव्यवस्थित हो जाती है, क्योंकि सभी विद्यालय अपने दृष्टिकोण को सामने रखकर पुस्तकें पढ़ाना आरंभ कर देंगे अपनी सहूलियत के अनुसार, और जो उनके आसपास के वातावरण में जो है उन्हें आसानी से उपलब्ध हो, ऐसी पुस्तकों को जो है मुख्य रूप से अपना प्रेफरेंस देंगे और ऐसी पुस्तकों की सहायता से जो वो पढ़ाना आरंभ कर देंगे। अतः शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए पाठ्य पुस्तकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है तथा पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम के आधार पर ही बनाई जाती हैं। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तकों का निर्माण जो है पाठ्यक्रम को सामने रख कर किया जाता है कि पाठ्यक्रम क्या क्या है, तदुपरांत कि इस पाठ्य पुस्तक में, इस विषय की पाठ्य पुस्तक में क्या क्या विषय जो हैं समाहित किए जाने हैं और उनके अंतर्गत किन किन बिंदुओं का समावेश होना चाहिए। और लास्ट है आपका भ्रम की स्थिति का अभाव। जब आपकी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर किया जा रहा है, जब आपके पाठ्यक्रम के द्वारा अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन हो रहा है, इसके उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है और मूल्यांकन निरीक्षण में इसका सहायता हो रही है, समय और शक्ति की बचत हो रही है, तो इन सभी जिन बिंदुओं की हमने चर्चा की, तो इन सभी के कारण जो है भ्रम की स्थिति का अभाव हो जाता है या भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना ही खत्म हो जाती है। यदि कक्षा के लिए पाठ्यक्रम निश्चित हो जाता है तो शिक्षक को ये पता होता है कि उसे पूरे साल में कक्षा को क्या कुछ पढ़ाना है, साथ ही विद्यार्थियों को भी ये ज्ञान होता है कि उनको शिक्षा सत्र में कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है और अपनी पढ़ाई को कहाँ तक सीमित रखना है। इसलिए दोनों में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न नहीं होता है और ना ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की कोई संभावना होती है।
विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही पढ़ने पढ़ाने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। ना तो शिक्षक अपने लक्ष्य से भटकता है और ना ही विद्यार्थी अपने लक्ष्य से भटकते हैं, और ना ही उनमें कोई भ्रम पैदा होता है। ये सब किसके द्वारा संभव हो पाता है? कक्षा विशेष के पाठ्यक्रम के कारण। क्योंकि पाठ्यक्रम जो है वह आपको एक सूत्र में या एक माला में पिरोए रखता है कि आपको इस कक्षा विशेष में ये विषय पाठ्यक्रम पढ़ना है। आपको इससे ऊंचे स्तर का भी नहीं पढ़ना है और इससे नीचे स्तर का भी नहीं पढ़ना है। जब आपको लगता है कि आपकी शिक्षण कार्य जो है आपका सही रेखा में, सही दिशा में नहीं हो रही है, तो उस स्थिति में ये पाया जाता है कि पाठ्यक्रम में कमी है, जिसका समय समय पर जो है उपचार किया जाता है, आपके पाठ्यक्रम में परिवर्तन किए जाते हैं।